अयस्कों के सांद्रण को हम लोग पढ़ रहे थे और उनमें से 3 विधियों को हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा था। तो अयस्क के सांद्रण में से अगली विधि पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रोसेस अगर देखें, विद्युत स्थैतिक पृथक्करण कहलाता है। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन भी कहते हैं। अच्छा, आप इस बात को तो जानते हैं कि अगर किसी अयस्क का स्थानांतरण कराया जाता है तो क्यों कराया जाता है? अयस्क में उपस्थित धूल, मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर आदि के पार्टिकल्स को अयस्क से अलग करने के लिए आप अयस्क का क्या करवाते हो? स्थानांतरण। और आपने जितनी भी विधियां पढ़ रखी थी इसके पहले, एक बात तो आपको बिल्कुल स्पष्ट थी कि हम अगर अयस्क के बारे में नहीं जानते तो फिर उसके स्थानांतरण की विधि भी नहीं पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले तो इसी बात को पढ़ते हैं कि आखिर इस विधि में, या जो विधि हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस विधि में किस प्रकार के अयस्कों को स्थानांतरित कराया जाता है। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है कि जब तक आपको ये नहीं पता है कि आप इस विधि में कौन से अयस्क को स्थानांतरित करवाने वाले हो, तब तक आपके लिए सारी चीजें बेकार है। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान देंगे कि अगर हम लोग विद्युत स्थैतिक पृथक्करण विधि को पढ़ेंगे तो आखिर कौन से अयस्क को इस विधि में स्थानांतरित करवा सकते हैं। तो देखो, ध्यान से देखना इस बात को। इस विधि में का स्थानांतरण का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास ऐसा अयस्क हो जो विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर स्वयं तीव्रता से चार्ज हो जाता हो, आवेशित हो जाता हो। अर्थात एक ऐसा अयस्क इस विधि द्वारा सेपरेट होगा, अलग होगा, जो शीघ्रता से चार्ज को ग्रहण कर लेता हो। और यह भी ध्यान रखने वाली बात है, इसमें ऐसी अशुद्धि को दूर किया जाएगा, अशुद्धि आसानी से चार्ज को, आवेश को ग्रहण ना करती हो। तो मैं कहूंगा कि अगर भैया इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा अयस्क लाएं जो शीघ्रता से आवेशित हो जाता है, परंतु अयस्क में उपस्थित अशुद्धि शीघ्रता से आवेशित नहीं होती। दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं, अयस्क विद्युत का चालक होना चाहिए और जो अशुद्धि है वो विद्युत की कुचालक होनी चाहिए, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो मैं सबसे पहली बात तो यही लिख देता हूं कि आखिर कैसे अयस्क को इसमें स्थानांतरित किया जाएगा। तो मैंने तो ये भी अच्छे ढंग से पढ़ रखा है इस बात को कि भैया पहला तो ऐसे बोल सकते हैं कि अयस्क शीघ्रता से क्या हो जाना चाहिए? आवेशित हो जाना चाहिए। या आप ऐसा बोल सकते हो, अयस्क विद्युत का कैसा होना चाहिए? सुचालक। जो अशुद्धि है वो आसानी से आवेशित नहीं होनी चाहिए। और या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, जो अशुद्धि है वो विद्युत की क्या होनी चाहिए? कुचालक होनी चाहिए। तब आप ऐसे अयस्कों को इस विधि द्वारा स्थानांतरित करवा सकते हो। तो मैं सबसे पहले देखो लिखता हूं कि इस विधि द्वारा कैसे अयस्कों का स्थानांतरण कराया जा सकता है। तो मैं पहले ही नंबर पे लिखता हूं, इस विधि द्वारा ऐसे अयस्कों का स्थानांतरण होता है, ऐसे अयस्कों का स्थानांतरण होता है जिनमें अयस्क तो विद्युत का सुचालक हो, अयस्क तो विद्युत का सुचालक हो, या बेटा ऐसा भी तो लिख सकते हैं, विद्युत का सुचालक हो या शीघ्रता से आवेशित होता हो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विद्युत का सुचालक हो, या ब्रैकेट के अंदर मैं लिखे देता हूं, शीघ्रता से आवेशित होता हो। आवेश को जितनी शीघ्रता से ग्रहण कर लेगा कोई भी पदार्थ, वो विद्युत का उतना ही अच्छा चालक है। शीघ्रता से आवेशित हो जाता हो, ये तो अयस्क की विशेषता हो गई। और उसमें जो अशुद्धि की विशेषता है वो भी ले लेते हैं, जबकि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि, जबकि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि विद्युत की कुचालक हो,
विद्युत की कुचालक हो। अच्छा, विद्युत की कुचालक हो, या बेटा इस शब्द को ऐसा भी लिख सकते हैं जो शीघ्रता से आवेश को ग्रहण ना कर पाती हो। तो ब्रैकेट के अंदर बात को लिखे देते हैं कि जो शीघ्रता से आवेशित ना हो या शीघ्रता से आवेश को ग्रहण ना कर सके। तो इस बात को भैया, ये पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है बस यही रहती है कि आप इस बात को पता कर पाते हैं आखिर कैसे अयस्क को शुद्ध कर पाए हम इसको। अच्छा, सेकंड लाइन पर इस बात को लिखते हैं कि अयस्क किस फॉर्म में होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए। तो भैया हर एक विधि का एक ही मेथड था कि अयस्क महीन चूर्ण की भांति पिसा हुआ होना चाहिए। तो मैं सेकंड नंबर पे लिखूंगा कि सेकंड नंबर पे अयस्क को महीन चूर्ण की भांति पीस लेते हैं। अब कहोगे सर जी महीन चूर्ण की भांति कैसे पीसेंगे, क्योंकि कोई अयस्क तो बहुत हार्ड होता होगा। बेटा उसके लिए रोलर मिल आती है, और रोलर मिल तो समझ लीजिए आप पत्थर को तोड़ सकती हैं, पत्थरों का तोड़कर उसको पाउडर बना सकती हैं। फिर अयस्कों को तोड़ना उनके लिए कोई भी कठिनाई नहीं है। तो अयस्क को महीन चूर्ण की भांति हमने क्या कर लिया है, पीस कर रखा है। अब आ जाते हैं बेटा इसके मेथड पर कि वर्क कैसे करना है। तो मैं क्या सोचता हूं, एक बार इस फिगर में समझ लेते हैं कैसे क्या करना है, और इसके बाद आसानी से हम लोग उसको लिख लेंगे। ध्यान से देखना बेटा, और मैं एक काम कर लेता हूं, एक चीज और लिख दें, फिर इसके बाद मेथड को समझते हैं। इस विधि का उदाहरण तो समझ लिया जाए। तो बेटा इस विधि में एग्जाम्पल के फॉर्म में हम देखने वाले हैं दो पदार्थों को, पहला ZnS और दूसरा PbS। उसमें से थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, जो ZnS है ये विद्युत का होता है सुचालक। सुचालक जानते हो ना, जो शीघ्रता से आवेशित हो जाए। और PbS जो है ये विद्युत का क्या है, कुचालक, अर्थात ये शीघ्रता से आवेशित नहीं होता। तो आपको ये समझकर चलना है इस विधि द्वारा हम ZnS और PbS के मिश्रण को एक दूसरे से क्या करने वाले, अलग। तो हम इस दोनों के मिश्रण को क्या कर लेंगे, पीसकर महीन चूर्ण की भांति बेटा यहां पर भर के रख लेंगे। देखो भर के रखने के बाद हम यहां महीन चूर्ण को भी पीसकर भैया भर लिया हम लोगों ने। अब भरने के बाद यहां से महीन चूर्ण की भांति पिसा हुआ अयस्क नीचे गिराया जाएगा। ध्यान से देखना, वो अयस्क सबसे पहले बेटा यहां पर आके गिरेगा, इस पहिए पर आके गिरेगा। अब ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही पहिए पर आके गिरेगा, ये जो पूरा पहिया रोलर बनाया गया है ये एनोड से कनेक्टेड है। और आप जानते हो ये जो जिस एनोड से कनेक्टेड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनोड है। इतना स्ट्रॉन्ग एनोड है कि इसने पूरे रोलर को धनावेशित कर रखा है। अब कभी कभी बच्चों के दिमाग में ये बात आ जाती है, सर जी इसको धनावेशित कैसे किया होगा। भैया एनोड की ये विशेषता होती है, या आप ऐसा कह सकते हो बैटरी की ये विशेषता होती है कि बैटरी सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को लेकर एनोड से खींच लेती है और कैथोड पर क्या करती है, पहुंचा देती है। तो एनोड पर हो जाती है इलेक्ट्रॉनों की कमी, इस चक्कर में एनोड पर आ जाता है कैसा आवेश, धनावेश। और क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जो खींचे गए वो कहां पहुंचा दिए गए हैं, कैथोड पर, अर्थात कैथोड पर आ गया है कैसा आवेश, ऋणावेश। बहुत सारा ऋणावेश आ गया है। तो भैया बैटरी का इतना ही कार्य होता है, बैटरी का अन्य कोई थोड़ी कार्य है। अगर आपके यहां भी बैटरी है तो बैटरी का यही वर्क है कि बैटरी जब कार्य में लगाई गई है तो बैटरी ने एक काम किया है कि उसने एनोड की तरफ से उठाकर सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को कहां भेज दिया है, कैथोड पर। और इस प्रकार से एनोड पर टोटल पॉजिटिव चार्ज आ गया और कैथोड पर टोटल कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। क्योंकि आपने एनोड से इस गोले को कनेक्ट कर रखा है, पूरा गोला भी जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे ही आपने अयस्क को ऊपर से गिराया, ध्यान देने वाली बात है, आपने लिखा है ZnS विद्युत का सुचालक है। तो ZnS जो है ये शीघ्रता से धनावेशित हो जाएगा।
अब शीघ्रता से धनावेशित कैसे होगा? बाई चांस मैं मानता हूं ये जेडीएस का पार्टिकल है, जैसे ही धनावेशित गोले पर जेडीएस का पार्टिकल आया, इस धनावेशित गोले ने जेडीएस से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? खींच लिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को क्यों खींचेगा? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। ये अपने कमी को पूरा करने के लिए जेडीएस से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? खींच लेगा। और जैसे ही जेडीएस से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जेडीएस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। मैं इस बात को मानता हूं कि जैसे ही जेडीएस से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस गोले का तो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाएगी क्योंकि उसने तो खींच लिया, लेकिन बेटा उस जिंक सल्फाइड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब सोचने वाली बात है, यह पॉजिटिव चार्ज गोले के पॉजिटिव चार्ज के द्वारा क्या किया जाएगा? प्रतिकर्षित। और प्रतिकर्षित किया जाएगा, दूसरा शब्दों में यह भी तो समझ सकते हो, यह निगेटिव चार्ज प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज जेडएनएस को क्या करेगा? आकर्षित। तो ये पॉजिटिव चार्ज जेडएनएस जिंक सल्फाइड का पार्टिकल इस नेगेटिव चार्ज प्लेट की ओर आकर्षित होगा तेजी से, और आकर्षित होते हुए यहां गिरेगा आके। परंतु अभी समझने वाली बात क्या थी? सर जी पीबीएस का क्या हुआ? तो भैया पीबीएस था कुचालक, पीबीएस को भी इसी गोले पर गिराया गया था, लेकिन पीबीएस क्योंकि आवेश को ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखता है, पीबीएस ने धनावेश उत्पन्न ही नहीं हुआ, अर्थात पीबीएस ने इस पॉजिटिव चार्ज गोले को अपना आवेश दिया ही नहीं, तो पीबीएस पर किसी भी प्रकार का आवेश आया नहीं। और क्योंकि पीबीएस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं आया, पीबीएस नीचे यहां सामने गिरता चला गया। तो इस इकट्ठे पर, इस ढेर पर या इस बर्तन पर इकट्ठा हुआ पदार्थ क्या था? पीबीएस। और जो यहां पर चला गया पदार्थ वो कौन सा था? जेडएनएस। मैं इस घटना को एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं ताकि आप इसको और अच्छे ढंग से समझ जाओ। देखो, इसको मिटाते हैं, एक सेकंड के लिए दोबारा से इस बात को पढ़ लेते हैं। मैंने इस कप कोन व्यवस्था से यहां पर जिंक सल्फाइड और पीबीएस दोनों के पार्टिकल डाले। देखा क्या कि पीबीएस का पार्टिकल तो आवेशित हो नहीं सकता, कुचालक है, तो पीबीएस का पार्टिकल इस गोले पर गिरा और गोले से रगड़ते हुए नीचे आया, नीचे आकर यहां पर इकट्ठा हो गया। अब बात करेंगे कि जिंक सल्फाइड के पार्टिकल पर क्या हुआ। बेटा ये जिंक सल्फाइड का पार्टिकल है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज था। जिंक सल्फाइड का पार्टिकल जैसे ही स्फीयर पर गिरा, गोले पर गिरा, रोलर पर गिरा, क्योंकि इस रोलर पर या गोले पर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इस गोले ने जिंक सल्फाइड से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच लिया, क्योंकि जिंक सल्फाइड के पास तो इलेक्ट्रॉन के थे अच्छी मात्रा में। जैसे ही जिंक सल्फाइड से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचा, इस जिंक सल्फाइड इस रोलर के तो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो गई, लेकिन बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिंक सल्फाइड ने दिया है ना, तो इस जिंक सल्फाइड पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इस रोलर ने इस पार्टिकल को क्या किया? प्रतिकर्षित, दूर किया, और इस प्लेट ने इसको अपने पास आकर्षित किया, जिसके कारण ये जिंक सल्फाइड का पार्टिकल इस रोलर से कहां भागा? दूर, और उस प्लेट के कहां गया? समीप, और समीप आकर वो इस एरिया वाले क्षेत्र पर गिर गया। तो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, निगेटिव प्लेट के पास जो भी ढेर बनेगा वो जिंक सल्फाइड का होगा, और इस रोलर के समीप जो पदार्थ गिरेगा वो लेड सल्फाइड का होगा। तो मेरे ख्याल से इस बात को समझ गए होंगे। हाँ, एक और चीज है, ये लगा हुआ है ब्रश। जानते हो ब्रश क्या करता है? बहुत सारी अशुद्धि इसी रोलर पे, जब ये रोलर घूमता है चारों दिशाओं में, ऐसे ऐसे घूमता है रोलर, तो बहुत सारी अशुद्धि इस रोलर की सतह पर चिपकी रहती है। ये ब्रश क्या करता है? उस अशुद्धि को, जब ये रोलर रोटेट होगा या ब्रश लगा होगा, तो रोलर उस अशुद्धि को क्या करता रहेगा? ब्रश उस अशुद्धि को जो रोलर पर चिपकी उसको क्या करता रहेगा? हटाता रहेगा। तो इस प्रकार से आप बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन से आप जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड को क्या कर सकते हो? अलग कर सकते हो। तो मैं अब इस विधि को लिखे देता हूं, देखो कैसे लिखते हैं इसको। लिखते हैं, प्रबल वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर जिंक सल्फाइड शीघ्रता से आवेशित होकर
होकर कैथोड की ओर उड़ता हुआ चला जाता है। कैथोड की ओर उड़ता हुआ चला जाता है। उड़ता हुआ चला जाता है, क्योंकि जेडनेस तो आवेशित हो गया था, इसलिए वो कैथोड की ओर उड़ता हुआ चला जाएगा। जबकि अशुद्धि आवेशित ना होने के कारण, क्योंकि अशुद्धि पर तो आवेश ही नहीं आया, आवेशित ना होने के कारण रोलर, या बेटा रोलर कैसा है तो इसको भी लिख सकते हो कि आवेशित रोलर के नीचे एकत्रित हो जाती है। नीचे एकत्रित हो जाती है। तो बेटा इस प्रकार से हम लोगों ने विद्युत स्थैतिक पृथक्करण विधि का प्रयोग किया है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, सबसे पहली लाइन तो सबको पता होनी चाहिए क्या है कि हम इस विधि में कैसे अयस्कों को किस प्रकार की अशुद्धि से अलग करेंगे। सेकंड, एक ही लाइन हर बार यूज में आनी है कि अयस्क को महीन चूर्ण की भांति क्या कर लेना है, पीस लेना है। और विधि स्टार्ट होती है थर्ड नंबर से अगर देखा जाए। सबसे पहले एग्जाम्पल आप बताइएगा, एग्जाम्पल के बाद अगर आपको एक दो लाइनों में लिखना है तो आप यूज लिख दोगे कि कैसे हमने इसको प्रयोग किया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि भैया इस विधि में एक जो पदार्थ है वो शीघ्रता से चार्ज को गेन कर लेता हो, अर्थात विद्युत का अच्छा चालक हो, और दूसरा जो पदार्थ है वो शीघ्रता से आवेश को ग्रहण न करता हो, विद्युत का कुचालक हो। इस प्रकार से आप दोनों पदार्थों को एक दूसरे से क्या कर पाओगे, अलग। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना कि जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल बताया है उसमें से हमने पीबीएस को अशुद्धि के रूप में लिया है और जेडएस को अयस्क के रूप में लिया है। इसका अलग अलग भी हो सकते हैं। कैसा अलग हो सकता है अशुद्ध विद्युत द्वारा जल्दी से चार्ज हो जाती हो और अयस्क विद्युत द्वारा आसानी से चार्ज न होता हो। इसका अपोजिट भी हो सकता है। इसको जल्दी से नोट करेंगे। अगर सांद्रण में से विधियों को पढ़े तो अंतिम विधि अभी और बचती है, तो इसको जल्दी से नोट करते हैं। अयस्कों के सांद्रण बेटा अंतिम नंबर है, कहता है रासायनिक विधि से सांद्रण कराइए या निक्षालन विधि से सांद्रण कराइए, या इसी को बेटा एक और नाम से जानते हैं, कहते हैं लीचिंग प्रोसेस। अब इन तीनों ही नामों को एक ही विधि कहते हैं भैया, इससे अलग अलग नहीं है। और इसमें से थोड़ा सा बात ये ध्यान दे, पहली बात तो वही ध्यान देने वाली है कि अयस्क कैसा होना चाहिए और अशुद्धि कैसी होनी चाहिए। देखो बेटा मैं क्या सोचता हूं, सबसे पहले देखो मैंने यहां लिख रखा है अयस्क और मैंने जस्ट इसके बगल में लिख रखी है अशुद्धि, और इसके साथ मैंने एक लिख रखा है रासायनिक पदार्थ। अब बेटा इसको अगर ऐसे समझेंगे बड़ा अच्छा समझ में आने वाला है। देखो इस विधि में ऐसे अयस्कों का सांद्रण कराया जाता है। कैसे अयस्कों का सांद्रण कराया जाता है कि हम एक विशेष प्रकार का केमिकल लाते हैं और ऐसा केमिकल लाते हैं जिसमें अयस्क तो आसानी से घुल जाए परंतु अशुद्धि आसानी से घुल ना पाए। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, इस विधि द्वारा आपको सांद्रण से सबसे पहले यह बात याद रखनी है कि आप अयस्क अशुद्धि से सबसे भी पहले एक ऐसा आप केमिकल लेकर आओ, उस केमिकल में अयस्क तो आसानी से घुल जाए लेकिन अशुद्धि आसानी से घुल ना पाए, या अयस्क केमिकल में घुल जाती हो परंतु अशुद्धि केमिकल में घुलती ना हो। अच्छा मैं क्या सोचता हूं, मैं आपसे एक बात बताऊंगा, आप देखते हैं समझ पाते हो कितना। हमारे पास एक केमिकल है, लिक्विड फेस पे है, द्रव अवस्था में है। हमने अयस्क और अशुद्धि दोनों आपस में मिली हुई थी। मैंने इन दोनों के ही मिश्रण को उस केमिकल पर डाल दिया। अच्छा केमिकल पर डालने पर आपको पता चला कि अयस्क तो केमिकल में घुल गया है
लेकिन अशुद्धि केमिकल पे घुली, अर्थात अशुद्धि अभी भी कौन से रूप में है? ठोस के रूप में। अगर मैं आपसे कहूं इसको छान लो, जो घोल आपने बनाया इसको छान लीजिए, तो घोल पर छानने के लिए क्या होगा? छानने के बाद जब भी आप छानोगे, आप जिसको छन्नी बोलते हो अर्थात छन्नक पत्र, क्योंकि अशुद्धि जल पर या उस केमिकल पर नहीं घुली है, अशुद्धि कहां रह जाएगी? छन्नक पत्र पर। अयस्क का घोल कहां चला जाएगा? छन्नक पत्र से नीचे। अच्छा, आपने देखो अशुद्धि को अलग कर लिया और उस घोल को अलग कर लिया जिसमें क्या है? अयस्क। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है, जो अयस्क का घोल नीचे मिला है हमें उससे अयस्क को निकालना भी तो है, घोल में थोड़ी पड़ा रहने देंगे। तो बेटा लास्ट में एक प्रोसेस आता है अवक्षेपण। तो हम वो जो अयस्क का घोल नीचे रखा है उसका क्या करवा लेंगे? अवक्षेपण। और कैसे अवक्षेपण करवाएंगे ये तो हम प्रोसेस देखेंगे, तब उसमें समझ पाएंगे। अरे यार, तुम लोगों को मैं एक बात बताऊं, सुबह चाय वगैरह घर में बनती है कि नहीं बनती है? हाँ, चाय तो कहो दिन में 40 पी डालो, इतना बड़ा नशा कर लो चाय का। तो उसमें होता क्या है, आप मेनली 2 चीजों पर ध्यान देते हैं, बहुत सारी चीजों पर चलते ही नहीं। शक्कर आपने देखा है, चीनी, उसको कंपेयर कर लीजिए किससे? अयस्क से। चाय पत्ती आपने देखी है, उसको कंपेयर कर लीजिए किससे? अशुद्धि से। और जो जल है उसको कंपेयर कर लीजिए किससे? केमिकल से। आपने जैसे ही शक्कर और चीनी और चाय की पत्ती के मिश्रण को जल पर डाला, आपने देखा कि चीनी जल पर क्या हो गई? घुल गई। लेकिन चाय की पत्ती अभी सॉलिड फॉर्म में है। अगर आप उसको छन्नक पत्र से छानने की कोशिश करोगे तो चीनी जल में क्योंकि घुल गई है, वो कहां जाएगी? नीचे। और चाय जो पत्ती है वो कहां रह जाएगी? ऊपर। इस प्रकार से आपने चाय की पत्ती को अलग कर लिया है भैया, और चीनी को कैसा कर लिया है? अलग। अब जानते हो, अगर उस चीनी के घोल से आपको चीनी प्राप्त करनी पड़े, आप क्या करोगे? वैसे चीनी को अलग करने का साधारण सा मेथड है, इसको गर्म करते रहो, पानी भाप के रूप में बदल जाएगा, चीनी प्राप्त हो जाएगी। इस घटना को कहेंगे चीनी का अवक्षेपण करना। लेकिन बशर्ते अपने यहाँ चीनी का अवक्षेपण नहीं करना है, क्योंकि अपने यहाँ अवक्षेपण अयस्क करना है। थोड़ा सा मेथड कैसा रहने वाला है? अलग। तो याद है कैसे अयस्कों को सांद्रित कराया जाएगा? इसमें से ऐसा अयस्क जो एक विशेष प्रकार के केमिकल पर घुल जाता हो, परंतु अशुद्धि उस विशेष प्रकार के केमिकल पर घुलती ना हो। तो सबसे पहले तो यही बात लिखेंगे इस पर। इस विधि में अयस्क एवं अशुद्धि, अयस्क एवं अशुद्धि के मिश्रण को एक ऐसे रासायनिक पदार्थ पदार्थ में घोलते हैं जिसमें अयस्क तो घुलनशील हो, अयस्क तो घुलनशील हो, परंतु अयस्क में उपस्थित अशुद्धि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि उस रासायनिक पदार्थ पर अघुलनशील हो, उस रासायनिक पदार्थ पर अघुलनशील हो। तो किसी भी सांद्रण की विधि को प्रयोग करने से पहले आपको ये वाली पहली लाइन तो बिल्कुल अच्छे ढंग से याद होनी चाहिए।
अभी कहता है इसमें से किस अयस्क को शुद्ध कर सकते हैं, अगर ऐसा पूछ ले तो भैया इस विधि द्वारा Ag2S सिल्वर के सल्फाइड अयस्क को सांद्रित कराया जाता है। तो इस क्वेश्चन में से ऐसा भी आ सकता है आपके पास कि इस विधि द्वारा कौन से अयस्क को सांद्रित कराया गया है, तो आप बताओगे सिल्वर के सल्फाइड अयस्क को हमने सांद्रित कराया है, को सांद्रित कराया जाता है, या बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं कराते हैं। अच्छा, अब इसमें से नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं कि एक और लाइन तो लिखनी पड़ेगी, अयस्क को कैसे यूज करना है, महीन चूर्ण की भांति पीस करके यूज करना है। अयस्क को महीन चूर्ण की भांति पीसकर प्रयोग में लाते हैं। अब देखो बेटा, आप ध्यान से देखना इसको। अब मैं तुमको रिएक्शन भी लिख के दिखाता हूं, इसको समझाते भी जाते हैं। तो ये जो दो लाइनें हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से ही देखना है। बेटा हमारे पास एक अयस्क है जो सिल्वर का सल्फाइड है, और इस अयस्क में बहुत सारी अशुद्धियां मिली हैं। इस अशुद्ध युक्त अयस्क को हमने एक केमिकल पर घोला है, और इस केमिकल का बेटा नाम है सोडियम साइनाइड। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी इंफॉर्मेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो वो कैसे लिख सकता है, ये अयस्क है लेकिन कैसा है, अशुद्धि युक्त। तो मैं ऐसा लिखे देता हूं इसके नीचे, ये है अशुद्धि युक्त अयस्क। बेटा साथ में पूछता है NaCN क्या है। बेटा ये NaCN वो रासायनिक पदार्थ है जिसमें से अयस्क क्या हो जाएगा, घुलेगा, परंतु अयस्क में उपस्थित अशुद्धि इस पर घुलने वाली नहीं है। तो मैं देखता हूं कि आखिर सिल्वर सल्फाइड जब NaCN पर घोला जाता है तो क्या होता है। बेटा यहां से दो Na इस S से अभिक्रिया कर लेते हैं, पहला पदार्थ बनाकर तैयार करते हैं Na2S। अब बेटा ये Na2S जो है ये अघुलनशील पदार्थ है, अघुलनशील अर्थात ये घुलने वाला नहीं, परंतु अब जो पदार्थ बचेगा वो जल में घुल जाएगा। तो देखो अब पदार्थ कैसा बचा बेटा, आपने Na कितने यूज किए थे, 4 में से 2 Na ने क्या कर लिया, अभिक्रिया। आपके पास बचा हुआ है Na, Ag और Cn। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो 2 Na Ag Cn का होल ट्वाइस। देखो बेटा अगर न समझ में आए इसको दोबारा से देख लेंगे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना कुछ बिगड़ नहीं गया। अभी 4 Na थे तो 2 तो Na चले गए, यहां से सल्फर चला गया। Na कितने बचे, 2, Ag कितना है 2, और Cn कितने हैं 4। और इनमें से सब में से ध्यान देने वाली बात है कि Na 2 हैं, Ag 2 हैं और Cn कितने हैं 4। तो बेटा 2 2 4 में से 2 को क्या कर सकते हैं, कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, Na Ag और Cn, क्योंकि 4 थे तो मैंने उसको क्या लिख रखा है, होल ट्वाइस। ये ऐसा पदार्थ है जो घुलनशील है। अच्छा अब इसे हम क्या करेंगे कि फिल्टर पेपर से छानेंगे, छन्नक पत्र से छानेंगे। सोचने वाली बात है क्योंकि ये पदार्थ तो जल में घुल नहीं सकता या उस केमिकल में नहीं घुला है, तो ये तो कहां रह जाएगा, छन्नक पत्र में ऊपर, और ये छनकर कहां जाएगा, नीचे। तो ये छनकर जिस बर्तन में आया है उसको उठा लो भैया, पहले इधर लिख लो 2 Na Ag Cn का होल ट्वाइस। इसको जिस बर्तन में आपने घोल को इकट्ठा किया है, बस बेटा आपको कुछ भी नहीं करना है, वहां पर किसको डाल देना है,
जिंक को। कहोगे सर जी जिंक क्या करेगा? भैया जिंक एक काम करेगा, जिंक आएगा और सिल्वर को उसके स्थान से क्या कर देगा? हटा देगा। अब बात आएगी सर जी जिंक जो है वो सिल्वर को कैसे हटाएगा? अरे बिल्कुल, तुम लोगों ने क्या विद्युत रासायनिक श्रेणी नहीं पढ़ रखी है? विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपने साफ शब्दों में इस बात को पढ़ा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से क्या कर देती है? हटा देती है। हटाएगी तो Zn जाएगा और Ag को उसके स्थान से क्या कर देगा? हटा देगा। और देखो कैसे हटाएगा, मैं ध्यान देता हूं, देखो इसको अगर हटा देगा तो बेटा बनकर तैयार होगा Na2 Zn Cn का होल 4 प्लस। अब कहोगे सर जी Ag तो यहां से अलग हो गया था, तो बेटा क्योंकि Ag अलग हो गया है मैंने इसको अलग लिख रखा है कि ये Ag अवक्षेप के रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सिल्वर को अवक्षेप के रूप में प्राप्त कर लिया। ध्यान रख सकते हो। तो भैया एक बात और अच्छे ढंग से याद रखो, तुमने अयस्क को सांद्रित कराने की अब तक जितनी विधियां पढ़ी थी सारी की सारी विधियां भौतिक विधियां थी। आपने केमिकली किसी भी विधि पर कार्य नहीं किया था, लेकिन ये विधि जो है उस पर आपने केमिकली कुछ रिएक्शन करवाई हैं, इसलिए इसका नाम क्या, कौन सी विधि थी? रासायनिक विधि। और भी याद रखना, अन्य सभी विधियों की अपेक्षा धातु के सांद्रण में इस विधि द्वारा सबसे अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो मैं इसको लास्ट लाइन पे ये लिख देता हूं, यह सर्वोत्तम विधि है, सबसे अच्छी विधियों में से एक है। यह सांद्रण की सर्वोत्तम विधि है। तो बेटा इस बात को याद रखना, इन रासायनिक अभिक्रियाओं को याद रखना है तुम लोगों को। थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि जो पदार्थ बनकर तैयार उनमें से एक अघुलनशील है, दूसरा घुलनशील है। जो घुलनशील पदार्थ है उसमें हमें जिंक डाल देना है। जैसे ही जिंक के आप पार्टिकल्स को डालोगे, जिंक ग्रेनुअल्स को डालोगे, जिंक के पाउडर को डालोगे, आप इस बात को देखोगे कि जिंक जाएगा और उसने सिल्वर को क्या कर देगा? हटा देगा। सिल्वर आपको बर्तन की तली पर जमा हुआ मिल जाएगा और इस प्रकार से आपने सिल्वर को क्या करा लिया? सांद्रित करा लिया। तो अगर सांद्रण में से आता है सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है ये। तो सांद्रण की सारी विधियां हम लोग पढ़ चुके हैं। अब सांद्रण के बाद आते हैं नेक्स्ट विधि, उसको पढ़ते हैं। तो इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं, फिर इसके बारे में भी पढ़ लें। पहले देखो यहां से स्टार्ट करेंगे कुछ पुरानी बातों से। एक नॉर्मल अयस्क में से शुद्ध धातु को निकालने की विधि मैं थोड़ा सा ये बताता हूं स्टेप वाइज, आप इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझ जाओगे। देखो कैसे मैं यहां लिखता हूं, और ताकि ये भी तो पता चल सके कि सर जी ने जो हेडिंग डाली है आखिर ये हेडिंग का क्या यूज है। जब आप पृथ्वी पर सबसे पहले किसी धातु की खोज में गए, आपको ये पता चला कि आपने पृथ्वी से जिस पदार्थ को खोदा या जिस पदार्थ की खोज की उसको हमने क्या कहा? खनिज में से जो पदार्थ आसानी से शुद्ध हो सकते थे, उसमें से कम खर्चा लगता था, हमने उस पदार्थ को नाम दे दिया। बिल्कुल सही यार बता रहे हो। अच्छा, अयस्क को जब हम शुद्ध करने चले सबसे पहले इसका क्या कराना पड़ता था हमें? सांद्रण। अरे वाह, अब तो तुम लोग सारी बातों को आसानी से बता रहे हो। और सांद्रण के बाद हमें कराना पड़ता था, अरे अच्छा, सांद्रण के बाद जो अयस्क प्राप्त होता था उस अयस्क को आप क्या कहते थे? सांद्रित। बिल्कुल सही है। अब एक और चीज सुन लो भैया, ये दो तीन बातें तो अब मेरे से सुन लो, इतनी बातें तुम बता नहीं है तो एक दो बातें हमसे भी सुनो। सांद्रित अयस्क को जरूरत होती है कि इसे सबसे पहले ऑक्साइड अयस्क में बदल लें। तो जो आपके पास सांद्रित अयस्क है, अगला काम हमारे पास सबसे जरूरी होता है कि हम इसे कैसे अयस्क में बदल लें? ऑक्साइड अयस्क में बदल लें। तभी बच्चों के दिमाग में ये बात आ गई होगी कि सर जी ने सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में क्यों बदला। तो इसको देखो, थोड़ा सा ध्यान रखो। जो सांद्रित अयस्क होता है वो या तो कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, या तो थोड़ा सा ध्यान रखना हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में होता है, या तो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, और या तो बेटा हैलाइड फॉर्म में होता है। और जब भी कार्बोनेटेड है, इसका मतलब समझ रहे हो कार्बोनेट के फॉर्म में क्या होता है? देखो मैं बताऊं,
PbCO3 ये कार्बोनेट के फॉर्म में है। तो आप इस बात को पाओगे, अगर PbCO3 का डायरेक्ट अपचयन कराया जाए तो बेटा PbCO3 का डायरेक्ट अपचयन कराकर शुद्ध धातु को प्राप्त कर पाना बहुत ही कठिन कार्य है। आप किसी भी कार्बोनेट अयस्क को तुरंत अपचयित करवा दो और अपचयित करके शुद्ध धातु को प्राप्त कर पाए, यह बेटा बहुत ही कठिन कार्य है, असंभव कार्य है, या इस कार्य में बहुत सारा खर्चा लग जाएगा। तो हम भी ऐसा चाहते हैं कि भैया खर्चा भी कम लगे, प्रोसेस भी आसानी से हो। तो कार्बोनेट अयस्क, हाइड्रोक्साइड अयस्क, हाइड्रेटेड अयस्क, हाइलाइड अयस्क और एक नाम और लिख दे सल्फाइड अयस्क, इनका डायरेक्ट अपचयन नहीं कराया जा सकता। तो अब इनका डायरेक्ट अपचयन नहीं कराया जा सकता तो हम करेंगे क्या? हम इन अयस्कों को सबसे पहले कौन से अयस्क में चेंज करेंगे? ऑक्साइड। और जब ये पदार्थ ऑक्साइड अयस्क में चेंज हो जाएंगे, अब हम इनका शीघ्रता से क्या करवा देंगे? अपचयन, क्योंकि ऑक्साइड अयस्कों का अपचयन बिल्कुल आसान होता है। और जैसे ही अपचयन करवाएंगे भैया हमें प्राप्त हो जाएगी शुद्ध धातु। तो तुम्हारे दिमाग में एक बात तो बिल्कुल बैठ जानी चाहिए। क्या बैठ जानी चाहिए? कि जो भी हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है वो या तो कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, या तो हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में होता है, या हाइड्रेटेड के फॉर्म में होता है, या हैलाइड के फॉर्म में होता है, और या होता है वो सल्फाइड के रूप में। और अयस्कों के इस रूप को आप अपचयित नहीं कर सकते, इनका अपचयन नहीं करा सकते। अब भैया अपचयन नहीं होगा तो शुद्ध नहीं हो पाएगी ये धातु। तो हम सबसे पहले ऐसे अयस्कों को कौन से अयस्क में चेंज करेंगे? ऑक्साइड अयस्क में। और जब ऑक्साइड अयस्क में चेंज हो जाएंगे तो हम इनको अपचयन करके कैसी धातु प्राप्त कर लेंगे? शुद्ध। तो अगर कोई व्यक्ति पूछता है आखिर सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में क्यों परिवर्तित किया, तो बताओ कि हम सांद्रित अयस्कों को डायरेक्ट अपचयन नहीं करा सकते और डायरेक्ट अपचयन करके उसे शुद्ध धातु में नहीं बदल पाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदलेंगे और फिर ऑक्साइड अयस्क का क्या करवाएंगे? अपचयन, जिससे हमको मिलकर तैयार होगी शुद्ध धातु। तो इसको, इस बात को भैया बड़े ढंग से याद रखना। हाँ, मैं लिखे देता हूं जरूर इन सारी बातों को। क्या लिख लेते हैं? कि जो सांद्रित अयस्क होते हैं, सांद्रित अयस्क कार्बोनेट, कॉमा हाइड्रोक्साइड, कॉमा हाइड्रेटेड, कॉमा हैलाइड, कॉमा सल्फाइड आदि रूपों में पाए जाते हैं। आदि रूपों में पाए जाते हैं। जिनको अपचयित कर, अर्थात जिनका अपचयन करके जिनको अपचयित कर उनसे शुद्ध धातु को प्राप्त करना, उनसे शुद्ध धातु को प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य होता है। अत्यंत कठिन कार्य होता है। कठिन कार्य का अर्थ है बेटा, एक तो आसानी से अपचयित भी नहीं होते, अगर अपचयन कराओगे तो खर्चा बहुत ज्यादा लग जाएगा, और भैया हमें खर्चा है तो कम से कम करना है। कठिन कार्य होता है। अब क्योंकि इनका अपचयन कठिन कार्य होता है, अतः ऐसे अयस्कों को हम सबसे पहले कौन से अयस्क में बदलेंगे? ऑक्साइड। अतः ऐसे अयस्कों को सबसे पहले ऑक्साइड अयस्क में बदलना होता है या बदलते हैं।
बदल लेते हैं। अच्छा, जानते हो इसको ऑक्साइड अयस्क में क्यों बदला गया? क्योंकि ऑक्साइड अयस्कों का अपचयन कैसा होता है? आसान। बदल लेते हैं क्योंकि ऑक्साइड अयस्कों का अपचयन, क्योंकि जो ऑक्साइड अयस्क होते हैं, ऑक्साइड अयस्कों का अपचयन आसान होता है। और भैया आसान कार्य तो करने हैं हम लोगों को। तो इस बात को भैया सबसे पहले दिमाग खोलकर अपने दिमाग में भैया भर लेना और फिर इसके बाद दिमाग को बंद कर लेना कि किसी भी सांद्रित अयस्क जो इन रूपों में है, आप उसको डायरेक्ट अपचयन नहीं करवा सकते। मैं ये भी अगर सोचिए कि अपचयन करवा ही नहीं सकते, ये भी गलत है। करवा सकते हैं फिर, लेकिन उसके लिए खर्च कैसा लगता है? बहुत ज्यादा, बहुत सारा ईंधन खर्च हो जाता है, फिर बहुत सारा केमिकल खर्च हो जाता है। तो हम ऐसा करना ही नहीं चाहेंगे, बहुत सारा केमिकल खर्च हो। आसान प्रोसेस से हम उसे ऑक्साइड अयस्क में बदल लेंगे। अब इसको हम आसानी से क्या करवा सकते हैं? अपचयन। तो अब बात आती है, सर जी क्या कोई विधियां ऐसी हैं जिससे आप सांद्रित अयस्कों को ऑक्साइड अयस्क में बदल सकते हो? आपने बता तो दिया ऑक्साइड अयस्क में चेंज कर लो। तो बिल्कुल बेटा, सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदलने की दो प्रमुख विधियां हैं। पहला निस्तापन और दूसरा भर्जन। तो एक काम कर लेते हैं, इस बात को भी यहां बता देते हैं, और ये बात इंपॉर्टेंट है, इसलिए भैया स्टार बना के मैं इस बात को लिख रहा हूं कि सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदलने की दो प्रमुख विधियां हैं। और कौन कौन सी विधियां हैं? तो भैया सबसे पहली विधि है निस्तापन। बेटा कैल्सिनेशन बोलते हैं इसको। और दूसरी जो विधि है वो है भर्जन। रोस्टिंग बोलते हैं इसको। तो ऐसी दो विधियां हैं जो निस्तापन और भर्जन, जो किसी भी अयस्क को, किसी भी रूप में उपस्थित अयस्क को आप बदल सकते हो। इनको काहे में? ऑक्साइड अयस्कों में आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हो। रुक जाओ भी एक और, ये वाली लाइन भी लिख लो अब। अयस्कों को ये यार बात हमसे छूट रही थी। हालांकि इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास पे भी लिख सकते थे, लेकिन हमको ऐसा लगा कि इसको इसी क्लास में लिख लेना चाहिए। क्या लिख लेना चाहिए? देखो सुनो, कहता है टाइटेनियम। अच्छा, टाइटेनियम का नाम सुना होगा, यूज नहीं जानते होगे। टाइटेनियम एक प्रकार का मेटल है, और इस मेटल का प्रयोग तब करते हैं जब जबड़े की हड्डी टूट जाती है। जबड़ा जानते हो ना? तो जबड़े की हड्डी टूट जाती है, तो फिर जबड़े की हड्डी को जोड़ने के लिए फिर टाइटेनियम की धातु का प्रयोग करते हैं। और सिल्वर धातु, अगर इन धातुओं के अयस्क आपको मिल जाते हैं तो ध्यान रखने वाली बात है, इन धातुओं के अयस्कों को हम ऑक्साइड अयस्क में कभी बदलेंगे नहीं। अच्छा, क्यों नहीं बदलेंगे ये भी बात बता दें, क्योंकि टाइटेनियम और सिल्वर के ऑक्साइड अयस्क को अपचयित नहीं किया जा सकता है। तो टाइटेनियम और सिल्वर के अगर ऑक्साइड अयस्क को अपचयित नहीं कर सकते तो क्या करेंगे इसका? तो लिखा है ऐसे अयस्कों को
क्लोराइड अयस्कों में क्या करना होता है, बदलना, क्योंकि सिल्वर और टाइटेनियम के क्लोराइड अयस्कों को अपचयित कर सकते हैं लेकिन ऑक्साइड अयस्कों को अपचयित नहीं कर सकते। तो ये वाली बात ध्यान रखना है आप लोगों को। अब इसको नोट कर ले, बाकी कल की क्लास में मिलते हैं।